नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में आतंक की जड़ कहां तक फैली है, इस बात की तस्दीक तब होती है जब सीवान जेल में बंद एक युवक को एनआईए की टीम अपने साथ ले जाती है। जब एनआईए की टीम बिहार में चहलकदमी करती है, उन जेलों को तलाशती है जहां पर जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। इस युवक पर जिसे एनआईए की टीम अपने साथ वाया दिल्ली कश्मीर लेकर गई है, हम आपको बताएं कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से साठगांठ का आरोप है। बड़हरिया थाने में दर्ज एक कांड में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में युवक जेल में बंद था। युवक को एनआईए को सौंपने से पहले जेल प्रशासन ने जो सभी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की थी और फ्लाइट से दिल्ली के रास्ते उसे कश्मीर ले जाया गया। अब आरोप क्या है, इसे भी जरा जानिए। कश्मीर में हुए हथियार सप्लाई के धंधे में इसे संलिप्त पाया गया और जो हथियार इसने सप्लाई की वो जैश ए मोहम्मद संगठन के एक सदस्य को दी। जांच जब की गई तो एनआईए की टीम को सीवान के साथ सारण जिले से हथियार सप्लाई के सबूत मिले और सारण से भी 4 युवकों को दबोचा गया है। तो सारण जिले से भी 4 युवकों की गिरफ्तारी की गई है, जिसकी जानकारी एनआईए ने दी। और सारण से गिरफ्तार जो युवक हैं उनमें 2 सगे भाई हैं। तो फिलहाल ये अभी तक की बात है, लेकिन इससे पहले जो धमाके लगातार जिलेवार तरीके से हो रहे हैं उससे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कहीं स्लीपर सेल इसके पीछे काम तो नहीं कर रहा। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से और ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ललन सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद इस पर पॉलिटिकल बहस होगी, होना भी चाहिए क्योंकि अगर हिफाजत की बात है, सिक्योरिटी की बात है, तो बिहार आखिर स्लीपर सेल क्यों बनता जा रहा है? और क्या सिर्फ हम हर बार जब डिबेट में बैठेंगे तो यही कहेंगे कि क्या जो हमारी सीमाएं हैं वो नेपाल से लगती हैं, बंगाल से लगती हैं, तो काफी आसान होता है आना जाना? तो फिर बीएसएफ क्या कर रही है जिनके ऊपर बड़ा दायित्व है? और आप बीएसएफ में रहे, इसलिए सवाल आपसे सबसे पहले हम करना चाहेंगे कि ये जो जड़ें हैं अब तक कहां फैल चुकी है, क्योंकि आप लोगों की जो इंटेलिजेंस थी, आप लोग ने जिस इंटेलिजेंस के तहत काम किया, क्या पता चलता? क्या सिर्फ रिपोर्ट फाइल कर देने से सब कुछ आसान हो जाता, सुलझ जाता है, या फिर जो भीतर खाने से जब घटनाएं होती हैं तब लोग जागते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और दिल्ली वाया कश्मीर ले जाया जाता है? क्या होता है? देखिए, थोड़ा तो आवाज कम मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हालात राज्य के अंदर लगातार आपके सामने है और जिसका विवरण लगभग आपने दिया है, इसके कुछ खास कारण है। इसका खास कारण ये है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो कई संगठनों से एक दूसरे से तालमेल कर चुके हैं, इसमें 2 राय नहीं है। अब आपने देखा कि सारण के अंदर, पूर्वी चंपारण के अंदर, बंका के अंदर और आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप ही के लाइक है, दरभंगा स्टेशन के भुला गए थे, हमको लगा इस टाइप से आपका नाम बार ले रहे। ये जो बोध गया इलाका है, इन सभी और गांधी मैदान की पुरानी यादें अगर हम ताजा करें तो अब हम लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि मुझे इस बात का पूरा आभास हो रहा है कि जब इन हालातों को हम देखते हैं तो हम इसके ऊपर पूरी तौर पे सीरियस क्यों नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अभी विदेशी ताकतें, जिसमें कि आईएसआई पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुछ संगठनें बिहार के रास्ते से, जो कि अंतरराष्ट्रीय खुली हुई नेपाल की सीमा है, उसके आसपास इन्होंने एक ऐसे हाइडआउट बना लिए हैं जिसको हम साफ तौर पे कहें कि वो मदरसा है। और जब 1200 से 1500 मदरसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार के अंदर एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और इस बात का भी कंफर्मेशन हो चुका है कि मुर्तजा जो गोरखपुर मठ में जो आतंक से जुड़ा हुआ आईटीएन बॉम्बे का लड़का पकड़ा गया है, उसके लगातार उधर विजिट और उसके तालमेल रहे, तो मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं आतंकियों के साथ मिल गए, आतंकी जो है नक्सलियों के साथ तालमेल कर चुके हैं। तो इन तीनों का जो सोच है वो एक ही है कि कैसे भी हो, बिहार ही नहीं पूरे देश का जो आंतरिक सुरक्षा है उसको हम खराब करें। तो इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए अब वो तरह से अपनी हाइडआउट, लेकिन जब सवाल खड़े होते हैं ललन सिंह जी, तो बीएसएफ के ऊपर सवाल आते हैं, आखिर इनकी एंट्री कैसे हो जाती है? इसीलिए हमने शुरू में कहा कि ये डिबेट का हिस्सा ये भी होना चाहिए कि कब तक नेपाल बॉर्डर और बंगाल बॉर्डर को हम कहते रहेंगे कि नहीं वहां से आसान है, मुश्किल कब होगा आतंकियों के लिए?
स्लीपर सेल ठीक है, स्लीपर सेल किस तरीके से काम कर रहे हैं? अब तो हथियारों की सप्लाई बिहार से बैठे बैठे अब कश्मीर में हो जा रही है। तो क्या हो क्या रहा है? क्या जो बीएसएफ है या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, क्या उनकी जो जिम्मेदारी है खत्म हो गई है, या फिर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे? एकदम साफ है। अगर मैं इस बात को आपकी तरफ से ही मान लूं कि कहीं ना कहीं हमारी चौकसी में हमारी इंफॉर्मेशन जो नीड टू नो बेसिस पे फीड होना चाहिए, या राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसी का जो तालमेल है उसमें कुछ कमी है, या कैजुअलनेस है, या कोई भी अपनी गलती को उजागर नहीं होने देना चाहता है, अपने बातों को छुपाकर अपने समय को काटना चाहता है। तो इन सभी बातों के मद्देनजर देश की और राज्य की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। मैं कई बार इस बात को कहा कि अगर जरूरत है तो नेपाल के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को अभी और भी पूरी तौर पे बारबर वायर लगाया जाए, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन फोर्स को बढ़ाया जाए, और जरूरत के अनुसार आप देख रहे हैं कि हमारी जो अर्धसैनिक बल है वो डिप्लॉयमेंट उसकी अमरनाथ यात्रा कहीं और स्टेटों में लगातार चुनाव में होते जा रही है, और उनको जो काम करने की जो सीरियसनेस है उसमें कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होता है। तो मैं इन सभी बातों को मद्देनजर अगर केवल एटीएस और केवल राज्य और किसी भारत सरकार की किसी खुफिया के मतलब भरोसे हम बैठ जाते हैं तो ये बात बनती नहीं है। हम किसी भी हालत में जो नेपाल का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है उसको ये मान के चलना है कि अगर जरूरत है तो यहाँ इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की चौकसी को भी डिप्लॉयड किया जाए, क्योंकि इनको काम करने की अपेक्षा के बहुत ज्ञान होता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पे किस तरह से लोगों को चेक किया जा सकता है और किस तरह से इनके ऊपर लाके बंदी की जा ठीक है। ये सरकार को भी बताना होगा। यहाँ पर अभिषेक जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमरंजन पटेल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और अभिषेक, ये जो इंटेलिजेंस की बात हो रही है या फिर जो अभी एनआईए जिस तरह से बिहार में चहलकदमी कर रही है, जेल से जेल सफर कर रही है, और लोगों को जो कि आरोपी हैं, जो संदिग्ध हैं, जो आतंकी हैं, उन्हें ले जाकर के अलग तरीके से पूछताछ हो रही है कि कहां पर हथियार की सप्लाई। तो ये हब जो बनता जा रहा है, आसान कितना आसान है? क्योंकि सरकार ने चारों तरफ से अगर शिकंजा कस रखा है, उनकी इंटेलिजेंस अगर अच्छी है, तो ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। और जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां होती हैं, अचानक से पता चलता है कि इस जिले में यहां से ना ये इन युवकों को उठाकर ले गई। अब उनकी उम्र ही देख लीजिए कितनी उम्र है। तो उस लिहाज से क्या सरकार तक ये बात है कि यहां स्लीपर सेल का एक बड़ा जोन तैयार हो चुका है? विवेक, आतंकवाद एक विश्वव्यापी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश ने भी इसका दंश झेला है। कई सारे ऐसे हमले देश पर हुए हैं आतंकवादियों के द्वारा, जिनके बारे में हम लोग याद करते हैं तो रूह कांप उठती है। लेकिन उससे इतर ये हाल के दिनों में हम लोगों ने जो बहुत सारी घटनाएं देखी हैं देश के अंदर, या सीमाओं पर जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश होती है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना की तरफ से दिया जाता है। देखिए, अलग अलग चरणों में इसको समझने की आवश्यकता है कि एक तो हमारी खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, कहीं से भी कोई इनपुट मिलता है उसके तथ्य पर जांच एजेंसियां भी जो कोई घटना घटती है तो उसमें जांच करती हैं, या उसके अलावा भी जो हमारे फोर्स के लोग हैं वो लोग भी इसको लेकर अलर्ट रहते हैं कि कहीं से भी अवैध घुसपैठ ना हो या आतंकवादी कहीं भी सेंधमारी करने में सक्षम ना हो। अभी भी लगातार ये अनुसंधान का विषय चल रहा है, जो भी खुफिया जानकारी मिल रही है उसके तरफ से। देखिए, आतंकवादियों का ना कोई मजहब होता है ना कोई जाति होती है। वो कोशिश करते हैं, अभी आप उम्र का जिक्र कर रहे थे, वो कोशिश करते हैं कि जिन लोगों की उम्र कम हो, जिनमें परिपक्वता उस स्तर की नहीं आई हो, उनको कैसे भी मोटिवेट कर लें अपनी तरफ, या फिर उनको कैसे भी सम्मोहित कर लें और इस आतंकवाद के दलदल में धकेल दें। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता शुरू से यही रही है कि इस तरह की चीजें अगर कहीं हो रही हैं तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और ऐसी चीजों को नाकामयाब करना। लेकिन धमाकों के बाद तो हम देखते हैं कि वहां से सिर्फ आपको याद होगा उसके बचे हुए जो असलहे रहते हैं या फिर बची हुई जो चीजें रहती हैं, राखी लपेट कर ले जाते हैं। और इतने जगहों से लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है अभिषेक जी, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस है और मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, तो सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे, इसलिए क्योंकि सबकी सुरक्षा का सवाल है। अब बिहार से अगर ये ऑपरेट होगा, पूरे देश में धमाके होंगे। अब तो बिहार में भी धमाके, कभी हम सुनते नहीं थे कि बिहार में कोई धमाका भी होता है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में छिटपुट तरीके से घर के घर छज्जा के छज्जे उड़ जा रहे हैं, तो ये तो सवाल खड़े कर रहा है कि ये स्लीपर सेल कहां तक फैला है, ये सेल कितना बड़ा हो चुका है, जिसमें लगातार युवाओं की संख्या बढ़ रही है और ये लोग कामयाब हो रहे हैं।
देखिए, हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं विवेक। मैंने तो आपको देश के स्तर पर हो या बिहार के स्तर पर अभी दो घटनाओं का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा। आपको याद होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी गांधी मैदान में, या फिर किस तरह से बोधगया का जो मंदिर परिसर था उसमें ब्लास्ट जो हुआ था, उस पर कितनी त्वरित कार्रवाई एजेंसीज के द्वारा की गई थी, पुलिस के द्वारा की गई थी, और आज जिस तरह से सजा भी मुकर्रर हो रही है वैसे आतंकवादियों को, ये तो कार्रवाई का एक पक्ष है। या घटनाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उसके बाद जो अनुसंधान होता है कार्रवाई का एक पक्ष है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी खुफिया एजेंसीज के द्वारा जो इनपुट्स मिलता है और एजेंसियां जिस हिसाब से काम करती हैं, कई बार आपने देखा है कि पहले ही गिरफ्तारी होती है, और अगर कोई इस मंशा से हमारे देश में हमारे प्रदेश में प्रवेश करता है तो उसकी वो मंशा नाकामयाब। यही तो जानना है, राष्ट्रीय स्तर पर आप बात करें यही तो जानना है। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ है। मृत्युंजय तिवारी जी, कब ऐसा हुआ जरा बताइएगा अभिषेक जी को, और हम भी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, हमारी अगर याददाश्त अगर खराब नहीं हुई है तो, कि कब धमाकों से पहले हमें पता चल गया, सरकार को पता चल गया, और हमारी जो बिहार की पुलिस है, हम बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं, हमारी बिहार की जो पुलिस है, हमारा जो सूचना तंत्र है वो सफल रहा और हमने गिरफ्तार कर लिया। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी दिक्कत है ऐसी चीज़ों पर रोक लगाने की जो इच्छा शक्ति है सरकार का, वो सरकार का शासन और प्रशासन का इकबाल होता है, वो कहीं नहीं दिखता है। आतंक की तो बात छोड़िए, ये तो गृह विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है, वो बताएंगे कि इसकी जड़ कहाँ कहाँ तक है। आप तो स्क्रीन पर सारी चीज़ों का उदाहरण दे रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों का जवाब भी सुन रहे हैं। हद तो तब हो गई विवेक जी, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में कोई जाकर के मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुक्का चला देता है, उनके सभाओं में पटाखा छूटता है, बम धमाके होते हैं। ये क्या हो रहा है बिहार में? तो आम लोगों की क्या होगी? जब मुख्यमंत्री के सुरक्षा को भेद करके कोई चढ़ जा रहा है और मुक्का चला दे रहा है, तो फिर हम आतंक के जड़ को और आतंकियों को क्या पकड़ेंगे? ये दलील देने से नहीं होगा। किसी के जान जाने के बाद हम सिर्फ कार्रवाई के लिए खोजबीन करेंगे और अपनी एजेंसियों को लगाएंगे, इसके बाद गिने चुने 2-3 लोगों को पकड़ेंगे, उसमें भी निर्दोषों को ही पकड़ करके बंद कर देंगे, खाना पूर्ति कर देंगे। ये नहीं होनी चाहिए। बिहार में आप देखिएगा, अभी आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 2005 के बाद से, जब से एनडीए शासन आई है, इसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि शासन और प्रशासन में बैठे लोग, आज भी आप देखिए जो नीतियां हैं, बीजेपी कुछ और कह रही है। बीजेपी जिस उन्माद की राजनीति को हवा देती है, नफरत की राजनीति, दूसरी ओर आपका जवाब देंगे, उसके बाद हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। हाँ वो जी, देखिए, मैंने तो इत्मीनान से इनकी सारी बातें सुन ली। घटनाएं घटती हैं, मैंने एक लाइन में कहा कि जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं है, कार्रवाई की भी बात है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, गिरफ्तारियां पहले हुई हैं देश के स्तर पर, प्रदेश के भी स्तर पर, लेकिन हमें दुख तब होता है, दुर्भाग्यपूर्ण हमें तब लगता है जब इससे राजनीतिक बू आती है। अरे, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, और किसी भी आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके लेकिन हमारा बिहार क्यों गढ़ बन रहा है ये ना बताइए। लेकिन अगर इस पर राजनीतिकरण होगा, नहीं, राजनीतिकरण अगर इस तरह से करेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण क्या दी? दुर्भाग्यपूर्ण क्या कहा कि जेडीयू आप मजहब से क्यों जोड़ते हैं? आप मजहब से क्यों जोड़ते हैं? सरकार न है भाई। नहीं, आप विशेष पार्टी पर, आप विशेष पार्टी पर, विशेष गठबंधन पर मुख्यमंत्री जी को मुक्का चला दिया। इस तरह का बयान क्यों देते हैं? मुख्यमंत्री जी के ऊपर यहाँ दो घटनाएं घटी थी, क्या उसमें कार्रवाई हुई? आप इस पर जवाब ही आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है? सारे विक्षिप्त लोग वही पहुंचाते हैं। माफ कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। असली चीज पर आइए। क्षमादान देने की क्षमता है, राजनीति नहीं, क्षमादान देने की क्षमता है, सरकार में है, क्षमादान देने की क्षमता है। आप लोगों की जैसे हर नहीं जगह है, विस्फोट हो रहे हैं, हर जगह प्रशासन अलर्ट है, घटना का क्या हर हुआ, जगह प्रशासन क्या अलर्ट जांच हुआ, अरे हर जगह क्या दिया जाता है, गिरफ्तारियां हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर आप पॉलिटिसाइज करेंगे, आप क्या करेंगे? आप क्या कर रहे हैं? एक पार्टी से जोड़ने की कोशिश करती हैं, आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, आप मजहब से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लोगों की जान चली जाती है, तब लाशों पर राजनीति मत करिए। इस तरह आप लाशों पर राजनीति मत करिए। लाशों पर कितने दिन राजनीति करिएगा?
बिहार लाशों पर सरकार राजनीति कंट्रोल करना नहीं कर पा रही है। आपका राजनीतिक आखिर कारण आयाम क्या हो गया है। सरकार का इकबाल इकबाल एकदम समाप्त हो गया मजबूत है। पुलिस सरकार प्रशासन का इकबाल संकल्पित है, नहीं है। सरकार अगर आप चाहती है इसे इकबाल ऐसी कहते घटनाएं हैं, न जिस घटे, राज्य में प्रशासन अलर्ट है, मुख्यमंत्री जी उसके के बावजूद ऊपर कई कोई घटनाएं हुक्का घटती चला हैं, दे, कार्रवाई सुनिश्चित मुख्यमंत्री होती की है। सभाओं में मुख्यमंत्री जी के विस्फोट हो पास जाए, इतनी वो कहे हिम्मत कि है। इकबाल है। ये सवाल तो करनी जायज है ना चाहिए। अभिषेक झा जी, क्षमा सवाल तो करनी जायज है, चाहिए। इसमें सवाल में देते कहाँ हैं। कोई कमी है। क्षमा सवाल देते हैं ना। सब चीज में दलील, थोथी दलील। अच्छा, वो जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, मैंने आपके सामने नहीं, उस विषय पर हम नहीं जाएंगे। उन्होंने तो मृत्युंजय तिवारी ने तो जोड़ा है, इस मसले को जोड़ा है। गृह विभाग जिनके पास है वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के ऊपर सभाओं में क्या हो रहा है ये देख रहे हैं लोग तो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में एनआईए की अगर यहाँ पर चहलकदमी बढ़ती है तो डर होगा ना, क्यों नहीं होगा? आम लोग तो डरेंगे। हाँ, ललन सिंह जी, आप कुछ आपकी प्रतिक्रिया लेंगे सर, लेकिन जरा प्रेम रंजन पटेल जी के पास हम आते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी के पास जरा हम होके आते हैं तुरंत सर, तुरंत। हाँ, प्रेम रंजन पटेल जी, सुन लिया। चीफ मिनिस्टर का जो 3 लेयर का जो आप सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं, एक्स वाई जेड और जेड प्लस, यही 4 हमारी असर होती है हिंदुस्तान में। और जेड प्लस केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यूपी और गृह मंत्री अमित शाह साहब को दिया हुआ है। अगर आपने जेड रखना है तो आप पैरामिलिट्री के जो क्वालिफाइड, जिनको एक्शन और रिएक्शन में केवल सेकंडों का ताकत और काबिलियत होती है, उनको आप कहीं ना कहीं पोस्टेड करना पड़ेगा। आप केवल गोरखा बटालियन के कुछ लड़कों के साथ 3 लेयर की उम्मीद मत कीजिए कि वो पूरी तौर पर सफल होगी, क्योंकि इसके कुछ कारण है। जो एक्शन और रिएक्शन के जो ट्रेनिंग होती है, वो आज के डेट में चाहे वो एसपीजी हो, बीएसएफ हो, सीआरपी हो, आईटीबीपी हो, इन्हीं के लड़कों के द्वारा उनको मैनेज किया जाता है। तो मेरा कहना है कोई बात नहीं, आप इस 3 लेयर के अंदर कुछ पैरामिलिट्री के स्किलफुल ऑफिसर और लड़कों को लाइए। बिल्कुल, सरकार उस पर काम कर रही है। ललन सिंह जी, सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन जो एक आरोप अभी विपक्ष की तरफ से प्रेम रंजन पटेल जी के ऊपर लगा है, बीजेपी के ऊपर लगा है, तो सवाल तो सरकार से होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि आतंक की जड़ आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपके पास क्या इनपुट है, सरकार के पास क्या सूचनाएं हैं, ये मालूम होना ज्यादा जरूरी है। कि हर बार एनआईए जब आती है तो हमारे भी कान खड़े हो जाते हैं कि कुछ हुआ क्या। तो इस बार धमाकों के बाद जो एनआईए की चहलकदमी बढ़ी है उस पर सवाल है। प्रेम रंजन पटेल जी, ये कैसी सुरक्षा जिसमें डर लगता है? देखिए, डर तो पहले लगता था, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ घटनाएं हाल के दिनों में हुई है। ये बिहार सॉफ्ट टारगेट में रहा है। बिहार खास करके बांग्लादेश की सीमा है, नेपाल की सीमा है, बगल में पड़ोसी जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, जिसके कारण जहां वैसे गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों को संरक्षित जहां किया जाता हो, और स्थानीय स्तर पर भी कुछ ऐसे धार्मिक स्थल, धार्मिक केंद्र हैं जहां मदरसा, मस्जिद के माध्यम से, या कुछ स्थानों पर जो आपने देखा कि भागलपुर और गोपालगंज के क्षेत्रों में जो घटनाएं हुई है, कहीं ना कहीं कुछ रहा है कि स्थानीय स्तर पर उसको संरक्षित करने का काम किया गया है। लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे कि एनआईए के माध्यम से, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से उन सारे चीजों को इनपुट्स के आधार पर या अन्य ये बिहार पुलिस पीछे क्यों रह जाती है? आपकी सरकार, आपका मंत्रालय ये बिहार पुलिस को क्यों ट्रेंड नहीं कर रही है? एनआई टाइप के काम नहीं, जांच एजेंसियों की तरह काम की राजधानी नहीं काम हो रही है। पहले जहां एकदम फ्री था, खुलेआम छूट था, आप देखे थे कि नरेंद्र मोदी के सभा में गांधी मैदान में किस प्रकार से सीरियल ब्लास्ट हुआ था, महाबोधि मंदिर पर किस प्रकार का हमला हुआ था। लेकिन अब छोटी छोटी घटनाएं कुछ मैं मानता हूं कि हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम अब नहीं दे रहे, इसलिए कि सुरक्षा एजेंसी हमारा, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, ये दोनों जो है से इतने सचेत और इस प्रकार से धमाके नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्लीपर सेल में सदस्यों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया के सहारे आप देखिए, सोशल मीडिया के सहारे यहाँ पर कैंपेन चल रहा है। आतंकवादी पकड़ा गया, जहां पहले जो ऐसे सोशल मीडिया को आतंकी हथियार बना रहे हैं, करके छुपने पहचान कर रहे हैं, शामिल लोग अपना सदस्यता अभियान चला रहे हैं। ये आतंकियों का सदस्यता अभियान चल रहा है। कम से कम वो नहीं हो रहा है, अब यहाँ छुपने का भी जैसे उनको जगह नहीं मिल रहा है। हमारे भाई बीजेपी के प्रेम रंजन जी ने कहा कि यूपी में आतंकियों को संरक्षण दिया जाता है, अब इनका घुमा करके निकालिए।
इन्होंने ये बात कही कि बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश में बंगाल, आतंकियों को पश्चिम संरक्षण दी बंगाल, जाती है। पश्चिम इसका बंगाल मतलब और है झारखंड इनकी का मैंने मंशा कहा स्पष्ट हो कि गई। पश्चिम इन्होंने जो बंगाल और बात कही, झारखंड इससे ऐसे आप पड़ोसी कैसे हमारे राज्य उम्मीद हैं कर सकते हैं कि जहां से बिहार जो है में उनको आतंकी संरक्षित घटना, किया जाता है, आतंक वहां उनको शरणगाह घटना बन गया नहीं है, होंगे। शरण जब स्थली आप बन ही गया कह है रहे हैं कि और उत्तर वहां के प्रदेश में माध्यम से संरक्षण अरे भाई दी आपके जा रही है। शासन में अरे संरक्षण आपने होता कहा था, भी कहा। आपके माध्यम अभी से कहा, संरक्षण इधर होता था। निकालिए। मैंने कहा इन्होंने क्या बांग्लादेश, कहा? मैंने इन्होंने कहा कि कहा नहीं। बंगाल, आपने कहा पश्चिम पड़ोसी बंगाल राज्य और झारखंड उत्तर प्रदेश ऐसे में पड़ोसी हैं। आतंकियों को संरक्षण दी जाती है। कोई ये उत्तर बात आपने प्रदेश में नहीं कही। होता है। हम चुनौती उत्तर देते हैं प्रदेश में विवेक जी। आतंकवादियों पर इनकी बातों शिकंजा को कसा निकालिए। गया है। इन्होंने क्या कहा? नहीं, ठीक है, एक मिनट ललन सिंह हमारे साथ एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ललन सिंह जी, हाँ ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी एक मिनट मृत्युंजय तिवारी जी। यही कारण है कि हमारी सिक्योरिटी में चूक हो रहा है। अपनी पीठ को थपथपाने की आदत सिक्योरिटी का कारण है सबसे बड़ा नुकसान का। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, ये एजेंसी जो काम कर रही है क्या वो सक्षम है? अगर नहीं है तो आप केंद्र सरकार के कुछ डिप्यूटेड ऑफिसर को बुलाइए और एसपीजी के जैसे उनको ट्रेनिंग दीजिए। वो नहीं, आप अगर गोरखा यूनिट से अगर 10 जवान को लगा देंगे तो प्रोक्सिमिटी का सिक्योरिटी पूरी सवाल बिल्कुल साफ सरकार से सवाल है भाई कि देखिए अपनी बिहार की जो पुलिस है वो सक्षम है, आप उन्हीं में से कुछ बढ़िया अधिकारियों को निकालिए, अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आतंक की जड़ जो है वो अब मजबूत हो चली है, फैलती जा रही है। और जब आतंक का जो पेड़ जहां भी लगा हुआ हो, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो विभिन्न जिलों की तरफ बढ़ती जा रही हैं। आज आप सीमांचल, मिथिलांचल की बात जरूर करते हैं, गोपालगंज की बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर जड़ें बढ़ती चली गई तो राजधानी तक पहुंचेंगी और राजधानी के आगे भी निकल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।